यह शंघाई है, 21वीं सदी का अग्रदूत। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सबसे अधिक आबादी वाला शहर, जहां यांग्त्जी नदी, डेल्टा की सहायक नदियां और झीलें पूर्वी चीन सागर और उसके पार विशाल प्रशांत महासागर से मिलती हैं। पृथ्वी के सभी शहरों में से सभ्यतागत परिवर्तन की गति यहां सबसे अधिक तेज है। 12 मंजिल या उससे अधिक की 25,000 से अधिक इमारतों के साथ इसमें कहीं और की तुलना में अधिक ऊंची इमारतें हैं और यह चीन में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन है। लेकिन 25 मिलियन की आबादी वाले इस शहर के लिए कई चुनौतियां हैं, कुछ ऐसी जो महामारी के कारण पूरी तरह से उभरी और अन्य जो हर गुजरते साल के साथ और अधिक भयावह होती गईं। 10वीं शताब्दी में स्थापित व्यापक एशियाई अंदरूनी हिस्सों तक इसकी आसान पहुंच ने इसे क्षेत्रीय रूप से पश्चिम के साम्राज्यों के साथ व्यापार करने के इच्छुक लोगों के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। 1800 के दशक में साम्राज्यवादियों के साथ लंबे संघर्ष के बाद, जिन्होंने छल और तोड़फोड़ का इस्तेमाल किया, जैसे कि लाखों लोगों को अफीम में फंसाना, चीन को विदेशियों को अपने बाजारों तक अधिक पहुंच की अनुमति देने और शंघाई के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शहर ब्रिटिश, फ्रांसीसी, अमेरिकियों और जापानियों के लिए एक गढ़ बन गया, जिन्होंने शहर में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जिन्हें रियायतें कहा जाता था, जहां उन्होंने ऐसे व्यवसाय स्थापित किए जिनसे संसाधन और धन निकाला गया। कई चीनी इसे अपमान की सदी कहते हैं। उस समय शंघाई में आधे हिस्से पर चीनी लोग और आधे हिस्से पर आधुनिक यूरोपीय शैली वाले पश्चिमी लोग, जो कि आधे हिस्से में विभाजित था, जहां लगभग 35,000 विदेशी रहते थे। इस शिथिलता के बावजूद संयुक्त क्षेत्र फला फूला और 1930 के दशक के मध्य तक यह 3 मिलियन निवासियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। शंघाई वह जगह है जहां से दूसरा विश्व युद्ध सही मायनों में शुरू हुआ था, क्योंकि जापान ने ब्लिट्जक्रेग शुरू किया था। घेराबंदी युद्ध और हवाई बमबारी के संयोजन, उसके बाद स्नाइपर हमलों और घर घर की लड़ाई ने भयावह दृश्य उत्पन्न किए जो अब यूरोप से जुड़े हैं, लेकिन पहली बार चीन के मेगासिटी में रिपोर्ट किया गया था। इस दुःस्वप्न के बावजूद मानवता की एक झलक अभी भी शंघाई में टिमटिमा रही है, जैसा कि नरसंहार से भागने वाले किसी भी यहूदी का बिना शर्त स्वागत करने से पता चलता है, जो दुनिया के एकमात्र शहरों में से एक है जो अधिकांश संघर्षों के दौरान उनके लिए खुला रहता है। युद्ध के परिणाम ने कम्युनिस्टों को सत्ता में ला दिया। इसने कई विदेशी व्यवसायों को दक्षिण से स्वतंत्र हांगकांग की ओर जाने के लिए मजबूर किया। पूंजी और प्रतिभा की इस बर्बादी के बावजूद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का आर्थिक दिल शंघाई में ही रहा और अगले 4 दशकों तक इस महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर ने राजस्व का 70% प्रदान किया, जो चीन की केंद्रीय पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी एकत्र और खर्च किया गया था, जिनके नौकरशाह 1000 किमी दूर बीजिंग में जमे हुए थे। यह शंघाई वासियों पर एक अस्थिर बोझ था और 1990 में उनके 2 स्थानीय नेताओं ने चीजों को बदलने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त कर लिया। 1989 में तियानमेन चौक पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर खूनी कार्रवाई के बाद चीन के सर्वोपरि नेता देंग जियाओपिंग बीजिंग में नया प्रबंधन चाहते थे। सत्ता की बागडोर शंघाई के 2 पूर्व महापौरों को सौंप दी गई, जियांग जेमिन, जो जियाओपिंग के बाद सर्वोपरि नेता बने, और झू रोंगजी, जो उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने घोषणा की कि शंघाई चीन के आधुनिकीकरण का ड्रैगन का सिर होगा, शेष विश्व के लिए इसका संपर्क बिंदु। शंघाई वासियों पर करों में कटौती की गई और विदेशी और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम बेतहाशा सफल रहे। शहर ने चीन को 2 दशकों से अधिक समय तक सालाना 7 से 15% के बीच निरंतर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर किया। वस्तुतः रातों रात शंघाई 10 लाख निर्माण श्रमिकों के साथ एक बूम टाउन बन गया, जो दिन रात निर्माण के लिए दुनिया की क्रेनों की 20% आपूर्ति का उपयोग करता था। 2011 और 2013 के बीच पूरे चीन में शहरीकरण की गति और पैमाने का मतलब है कि 3 वर्षों में इसने संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक सीमेंट की खपत की, जो कि 100 वर्षों के बीच में हुई थी। यह परिवर्तन पुडोंग न्यू क्षेत्र में अधिक स्पष्ट है, जो कभी गलियों और गलियों का घना जीवंत भूल भुलैया हुआ करता था, वह अब आधुनिक चीन का चमचमाता प्रतीक है। इसे पूरा करने के लिए
कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां रहने वाले सभी लोगों को शहर के केंद्र के बाहर नई उपनगरीय ऊंची इमारतों में स्थायी रूप से स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। फिर मौजूदा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ भाग्यशाली लोग इन टावरों में रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन पूरे शंघाई में लोग कई मामलों में बेहतर स्थिति में हैं। इस पर विचार करें। आज शंघाई में पैदा हुआ एक बच्चा 83 वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है, जो कि चीन के ग्रामीण पश्चिमी प्रांतों में आज पैदा हुए बच्चे से 10 साल बड़ा है। इस शहरी ग्रामीण अंतर का पता शंघाई में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और वहां काम करने की स्थितियों से लगाया जा सकता है, जिनमें नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। जबकि अधिकांश शहरवासी अभी भी एक रास्तापूर्वक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां अब पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। शंघाई का बंदरगाह अब तक दुनिया का सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर सभी कंटेनर भंडारण क्षमता का 10% यांगत्जी नदी डेल्टा के किनारे स्थित है। इन जलमार्गों में बड़े जहाजों की संख्या इस उच्च संभावना को स्पष्ट करती है कि कम से कम वर्तमान में आपके आसपास मौजूद कुछ वस्तुओं पर मेड इन चाइना शब्द अंकित है। लेकिन तेजी से हो रहे विकास और आर्थिक विकास ने भी आधुनिक श्रमिकों पर दबाव काफी बढ़ा दिया है। शंघाई शहरी जीवन हर किसी के लिए नहीं है, और मेरा शाब्दिक अर्थ यही है। चीन में प्रत्येक व्यक्ति को उनके जन्म स्थान के आधार पर एक दर्जा हुकू दिया जाता है। एक के पास या तो ग्रामीण या शहरी हुकू है, और प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रांत के भीतर अलग अलग लाभ और सार्वजनिक सेवाएं मिलती हैं। इससे चीन के भीतर विभिन्न सामाजिक असमानताएं और आंदोलन की कठोरता पैदा होती है। उदाहरण के लिए, शंघाई अपने युवा निवासियों को शहरी हुकूक को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करता है। 2012 में OECD द्वारा किए गए एक अध्ययन में वहां के 15 वर्षीय छात्रों को गणित पढ़ने और विज्ञान में दुनिया में पहला स्थान मिला। हुकुओं का एक बड़ा लाभ यह है कि यह कम्युनिस्ट पार्टी को अपने शहरों के आकार पर नियंत्रण की डिग्री देता है। 1.4 अरब लोगों वाले देश में अमेरिका से 4 गुना बड़ा सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक लाभों को सख्ती से सीमित करना अनिवार्य रूप से इस बात पर एक नरम सीमा लगाता है कि इसके सबसे महत्वपूर्ण शहर कितने बड़े हो सकते हैं, जिससे शंघाई को नई दिल्ली की तुलना में न्यूयॉर्क जैसा महसूस करने में मदद मिलती है। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने शंघाई को सबसे भीषण तूफानों और बाढ़ से बचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी तूफानी दीवारें और जल निकासी प्रणालियां बनाई हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण शंघाई जिस भयावह आपदा का सामना कर रहा है, उससे अधिकांश मौजूदा सुरक्षाएं अप्रचलित हो जाएंगी। यदि एक कार्यशील शहर को वहीं रहना है जहां वह वर्तमान में है, तो कई इमारतों और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से उन तरीकों से फिर से तैयार करने की आवश्यकता होगी जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। सरकार को नदी डेल्टा से धीरे धीरे पीछे हटने की योजना और कार्यान्वयन शुरू करने की आवश्यकता है।